गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही होगी। तो मैं हूं दीप और मैं उमंग स्टडी के चैनल पर लेकर आया हूं आपके लिए एडवांस मैथमेटिक्स। ठीक है, देखो बच्चों, तनाव और स्ट्रेस सभी के मन में है। सभी को लग रहा होगा कि मैंने अपना कुछ वक्त जो है गवा दिया है तैयारी शुरू करने में, और आगे मेरे पास वक्त कम है, नोटिफिकेशन कभी भी आ जाएगा, शायद मैं इस वक्त पे अपना तैयारी पूरी ना कर पाऊं। तो आप स्ट्रेस और तनाव को दूर भगाइए। उसका एक उपाय मैं आपको बताता हूं, ध्यान से समझना। ठीक है, मान लो ये आपका प्रेजेंट है और ये वक्त आपका पास्ट है। ठीक है, और ये आपका फ्यूचर है। ठीक है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। अब देखो, ये पास्ट का जो समय है, शायद आपने तैयारी उतने अच्छे लेवल पे नहीं की होगी और आपका जो समय है वो पार हो चुका है। अब आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए मेरे पास शायद सफिशिएंट टाइम नहीं है कि मैं अपनी तैयारी पूरी कर पाऊं, और इस वजह से आपके दिमाग में स्ट्रेस और तनाव आ रहा है, जिससे आपका प्रेजेंट वक्त खराब हो रहा है कंसंट्रेशन में। तो इसका सिंपल सा एक तरीका है, आप इस तरह से सोचो। ठीक है, कि जो पास्ट का समय है वो तो जा चुका है, बीत चुका है। अगर आपने तैयारी की है तो ठीक है, नहीं भी की है तो भी उस चीज को भूल जाओ, उस चीज के बारे में मत सोचो, क्योंकि वो वक्त आप लौटा कर नहीं ला सकते। और ये फ्यूचर है, फ्यूचर में आपका एग्जाम होने वाला है, तो वो भी आप नहीं जानते हो कि कब नोटिफिकेशन आएगा या कब एग्जाम की डेट होगी या कब मेरा एग्जाम होगा, तो वो भी आपके हाथ में नहीं है। यानी कि जो पास्ट है वो भी आपके हाथ में नहीं है और जो फ्यूचर है वो भी आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में है प्रेजेंट, अभी का समय। तो इस वक्त को काम पे लगाओ, तैयारी जोर शोर से करो, और सफिशिएंट समय है। जो बीत चुका है उसके बारे में नहीं सोचना, जो आने वाला है उसके बारे में नहीं सोचना है। प्रेजेंट समय पे जमकर तैयारी मेहनत करनी है, ताकि यह समय आपका पार ना हो जाए। क्योंकि जो पास्ट का समय पार हो गया है उसको सोच के अभी आप पछता रहे हो, तो अगर इस समय को आप काम पे नहीं लगाओगे तो यह समय भी पार हो जाएगा, फिर आगे चल के फिर पास्ट के बारे में सोच के पछताओगे। इससे अच्छा है पास्ट को छोड़ दो, फ्यूचर में एग्जाम होगा छोड़ दो, प्रेजेंट को तैयारी में लगाओ और एकदम फुल कंसंट्रेशन से तैयारी करो। एग्जाम आपका क्लियर होगा, नौकरी आपको मिलेगी, इसी साल मिलेगी। ठीक है, चलो, हम लोग मेंसुरेशन चैप्टर को कर रहे थे, क्षेत्रमिति, उसी को कंटिन्यू करेंगे। आज एक नया टॉपिक हम देखेंगे जिसको कहते हैं घन। ठीक है, क्यूब। घन और क्यूब के बारे में आज हम सीखेंगे, और इसका जो भी फॉर्मूला है उसको हम लिख लेंगे और समझ लेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस बनाएंगे तो ये फॉर्मूला हमको जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो देखो, घन जो क्यूब होता है वो कुछ इस तरह से दिखता है। ठीक है, ये फिगर हमको दिख रहा है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है, समान और वर्गाकार फलकों से घिरी आकृति घन कहलाती है। ठीक है, अब देखो, घन की जो सभी भुजाएं होती है, सभी जो विमाएं होती है वो समान होती है, मतलब लेंथ और ब्रेथ और हाइट इसका जो है वो समान होगा। इसीलिए देखो सबको ए माना हुआ है। देखो लेंथ भी यहाँ पे हमारा ए है, और जो ब्रेथ है वो भी हमारा ए है, और जो हाइट है वो भी हमारा ए है, और जो ब्रेथ है वो भी हमारा ए है। ठीक है, क्योंकि इसमें लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों चीज समान होती है घन में, क्यूब में। ठीक है, लेंथ और ब्रेथ और हाइट तीनों चीज समान होती है, और क्योंकि समान होती है तो घन का संपूर्ण पृष्ठ, मतलब कि संपूर्ण क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6 इंटू भुजा स्क्वायर, मतलब 6 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब इसका जो संपूर्ण पृष्ठ, मतलब टोटल सरफेस एरिया का जो घन का फॉर्मूला होगा वो होगा 6 इंटू साइड स्क्वायर। मतलब सिंपली हम लोग जो है 6 के साथ भुजा का स्क्वायर को गुना कर देंगे। घन का आयतन, मतलब घन का वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है भुजा का क्यूब, मतलब साइड क्यूब, ए क्यूब। ठीक है, और घन का विकर्ण मतलब घन का डायगोनल निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है √3 इंटू साइड। ठीक है, सिंपली हम साइड के साथ √3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जो है घन का विकर्ण मतलब घन का डायगोनल निकल जाएगा। ठीक है, और घन का डायग्राम कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अब इसके साथ हम एक और चीज को भी देख लेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में इससे रिलेटेड भी बहुत सारे चीज आने वाले हैं। वर्ग, जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, एक क्वाड्रिलेटरल होता है, चतुर्भुज होता है, जिसका कि सारा साइड जो है बराबर होता है, इक्वल होता है, और इसके सारे जो कोण है, मतलब कि एंगल है, वो भी बराबर होता है, 90 डिग्री होते हैं। मतलब ये भी 90 है, ये भी 90 होगा, ये भी 90 होगा और ये भी 90 होगा। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी है इसका
कि इसका जो विकर्ण होता है मतलब कि डायगोनल होता है, वो डायगोनल एक दूसरे के बराबर होता है। मतलब कि ये वाला डायगोनल, ये वाला विकर्ण इसके बराबर होगा, इस डायगोनल के इस विकर्ण के बराबर होगा, और ये एक दूसरे से 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे चारों एंगल जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। अच्छा, स्क्वायर का, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे को इक्वली भी बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन इक्वल होगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉपर्टी है वर्ग का, स्क्वायर का। अब इसका जो क्षेत्रफल मतलब एरिया का जो फॉर्मूला होगा वो होता है साइड स्क्वायर। ठीक है, मतलब भुजा का स्क्वायर, किसका? वर्ग का। ठीक है, वर्ग का जो परिधि मतलब कि पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा वो होगा 4 इंटू साइड, 4 इंटू साइड, क्योंकि इसका हर भुजा बराबर है तो 4 इंटू साइड करेंगे तो हमको इसका जो है परिधि यानी पेरीमीटर का फॉर्मूला मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमको इसका डायगोनल का चाहिए, अगर हमको इसका डायगोनल चाहिए तो डायगोनल हो जाएगा √2 इंटू साइड। ठीक है, √2 इंटू साइड से हमको वर्ग का डायगोनल मिल जाएगा। एक और फॉर्मूला देख लो, एरिया का वर्ग में एक और फॉर्मूला होता है हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, मतलब हाफ इंटू पहला विकर्ण गुण दूसरा विकर्ण, इससे भी हमको इसका एरिया मिल जाएगा। ठीक है, तो घन मतलब क्यूब का जो सारा फॉर्मूला है वो क्लियर हो गया, और वर्ग का मतलब स्क्वायर का जो प्रॉपर्टी है वो भी क्लियर हो गया, और वर्ग का जितने फॉर्मूला है एरिया, पेरीमीटर, डायगोनल निकालने के लिए वो भी क्लियर हो गया। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, आगे हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो आपको चैप्टर समझने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो ये क्वेश्चन जो है आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल के एग्जाम में पूछा गया था 2019 शिफ्ट 3 में। ठीक है, और ये घन से रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, और वर्ग से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है। फॉर्मूला मैंने अभी आपको करा दिया है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़ो। किसी घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुने का बराबर है। यहां तक पहले हम क्वेश्चन को समझते हैं और इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, क्या है? किसी घन के किनारों की लंबाई, मतलब मेरे पास एक घन है मतलब क्यूब है। ठीक है, मेरे पास एक घन है, एक क्यूब है। ठीक है, देखो यहां पे देखो, मेरे पास एक घन है मतलब कि क्यूब है, इसकी भुजा हमको नहीं दिया हुआ है, हम मान लेते हैं y। अच्छा, कोई यूनिट भी नहीं है तो y इकाई मान लेते हैं हम। ठीक है, y इकाई। ठीक है, क्योंकि यूनिट नहीं दिया हुआ है, और मेरे पास एक वर्ग भी है, स्क्वायर भी है, उसकी भुजा को हम x मान लेते हैं, x इकाई मान लेते हैं। ठीक है, तो एक घन हो गया, क्यूब हो गया जिसकी भुजा y मान लिया हमने, एक वर्ग हो गया, स्क्वायर हो गया जिसकी भुजा को हमने x मान लिया। ठीक है, क्योंकि नहीं दिया हुआ है। अब क्या रिलेशन बताया है दोनों के बीच में, थोड़ा सुनो। किसी घन के किनारों की लंबाई, ठीक है, तो घन में कितने किनारे होते हैं? 12 किनारे होते हैं, तो घन की किनारों की लंबाई कितना हो जाएगा? 12y हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। घन के किनारों की लंबाई का योग मतलब कि सब घन का जितना भी किनारा किनारा है सब का योग मतलब कि टोटल, तो 12 है तो 12y हो जाएगा, का योग किसी वर्ग के परिमाप की 4 गुने की बराबर है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का भुजा x है तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा? इसका परिमाप हो जाएगा 4x। अभी फॉर्मूला मैंने लिखाया, उसका 4 गुना मतलब कितना हो जाएगा? इंटू 4। तो ये होगा इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन के हिसाब से देखो, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग, घन के किनारों की लंबाई का योग किसी वर्ग के परिमाप, किसी वर्ग के परिमाप के 4 गुना का बराबर है, के 4 गुना का बराबर कर दिया। ठीक है, तो देखो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 12y बराबर 16x। तो यहां से y बराबर कितना आ जाएगा? 4/3x। तो हमने y का वैल्यू यहां से निकाल कर रख लिया, ताकि आगे अगर कोई इक्वेशन बनता है तो उसमें हम वैल्यू पुट करके सॉल्व करके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। आप आगे क्वेश्चन को पढ़ो।
इससे एक और इक्वेशन बनेगा, अगर घन के आयतन के संख्यात्मक मान, घन का क्या बोल रहा है, आयतन मतलब वॉल्यूम, क्या फॉर्मूला होता है, साइड इंटू साइड इंटू साइड, क्या है साइड यहां पे, y है, तो क्या हो जाएगा इसका आयतन, y क्यूब हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। घन के आयतन के संख्यात्मक मान का एक चौथाई मतलब 1/4, एक चौथाई वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान के बराबर है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है। क्या साइड है, क्या भुजा है वर्ग का, x है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो ये बनेगा मेरा दूसरा इक्वेशन। यहां पे बन गया था ये मेरा पहला इक्वेशन, और यहां पे बन गया क्वेश्चन के हिसाब से मेरा दूसरा इक्वेशन। अब क्या बोल रहा है, तो वर्ग की भुजा की लंबाई कितनी होगी इसको ज्ञात करो। तो वर्ग की भुजा हमने क्या माना हुआ है, x, मतलब इस क्वेश्चन को सॉल्व करके अगर x का वैल्यू हमने निकाल लिया तो वही हमारी आंसर हो जाएगी। ठीक है, अब देखो y का वैल्यू 4/3x है, तो यहां पे हम y क्यूब की जगह पे हम पुट कर देंगे y का वैल्यू 4/3x का क्यूब बराबर 4x स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है। 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, y का 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, x क्यूब बराबर 4x स्क्वायर। इसको कैंसिल करो, इसको कैंसिल करो, x का मान कितना होगा 27 इंटू 4/64। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको कैंसिल करो, 27/16, तो 27/16 इकाई इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है, समझ में आ गया। इस तरह का क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में ये आया हुआ है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या है, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। आरआरबी जेई में ये क्वेश्चन आया है 2019 में, शिफ्ट 1 में। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या मतलब कि 8 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक वृत्त। ठीक है, तो मेरे पास एक वृत्त है जिसका त्रिज्या मतलब जिसका रेडियस 8 सेंटीमीटर है। इस वृत्त के अंदर मतलब इस वृत्त का रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका व्यास मतलब डायमीटर इसका दुगना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। हम जानते हैं ये चीज, डायमीटर इक्वल टू 2r होता है, व्यास बराबर 2 गुना त्रिज्या होता है। ठीक है, तो क्लियर यहां तक। अब कह रहा है या 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के अंदर उसकी परिधि को स्पर्श करते हुए बनाए गए एक वर्ग, मतलब इसकी परिधि को स्पर्श कर रहा है ऐसा एक वर्ग इसके अंदर बनाना है हमको, मतलब एक स्क्वायर हमको इसके अंदर बनाना है। ठीक है, इसके अंदर बनाना है। इस वर्ग का क्षेत्रफल मतलब एरिया कितना होगा। ठीक है, तो देखो ये हमारा सेंटर पॉइंट है और वृत्त का त्रिज्या यहां से यहां 8 है, और इधर भी अगर इसको जोड़ देंगे तो इधर भी ये 8 होगा, मतलब जो व्यास है वो 16 होगा, और यही व्यास यही डायमीटर क्या होगा वर्ग के विकर्ण के बराबर होगा। मतलब ये इस क्वेश्चन में वर्ग का विकर्ण, वर्ग के विकर्ण डायगोनल बराबर होगा किसका, वृत्त का व्यास के साथ, वृत्त का व्यास के साथ वर्ग का विकर्ण डायगोनल बराबर होगा। इंग्लिश में भी समझ लो, स्क्वायर का डायगोनल, स्क्वायर का डायगोनल विल बी इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो यहां पे हमको वर्ग का विकर्ण मिल गया कितना 16। अगर वर्ग का विकर्ण हमको मिला हुआ है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2, मतलब 1/2 विकर्णों का वर्ग। ठीक है, कैरी 4 128 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलो अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तैयारी बहुत जमकर करनी है क्योंकि रेलवे की बम्पर वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है। ठीक है, एलपी की भी आएगी, ग्रुप डी की भी आएगी, एनटीपीसी की भी आएगी। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक वृत्त और उसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग के बीच सत्रिहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन समझो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आरआरबी जेईई के एग्जाम में आया है 2019 में, शिफ्ट 1 में। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझो। एक वृत्त है, एक सर्कल है, ठीक है, इसके अंदर निर्मित ए भुजा वाले वर्ग, मतलब इसके अंदर एक वर्ग है, एक स्क्वायर है जिसकी भुजा ए है, जिसकी भुजा ए है। ठीक है, वर्ग का हर भुजा बराबर होता है। ए भुजा वाले वर्ग के बीच सत्रिहित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, मतलब कि इस वृत्त और इस वर्ग को बनाने के बाद ये जो खाली जगह बचा है ना, इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा है क्वेश्चन में, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है कितना होगा। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, जब हम वृत्त मतलब कि सर्कल के एरिया से हम वर्ग मतलब कि स्क्वायर के एरिया को माइनस कर देंगे तो हमको जो है इस सत्रिहित जगह का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है और हमको क्या फाइंड करना है। ठीक है, चलो अब देखो, वर्ग जो दिया है उसकी भुजा का कोई वैल्यू नहीं दिया है, बस क्या कह रहा है कि वर्ग जो है उसकी भुजा ए है। ठीक है, उसका भुजा का जो वैल्यू दिया है वो हमको ए दिया है। ठीक है, अब देखो वृत्त जो है, वृत्त सर्कल जो है, इसका एरिया का क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वर्ग का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, या 1/2 विकर्णों का वर्ग होता है। ठीक है, दोनों होता है वर्ग में। अब देखो हमको इस वर्ग का विकर्ण निकालना होगा, मतलब ये विकर्ण को फाइंड करना होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये विकर्ण निकलेगा तो यही होगा वृत्त का व्यास। ठीक है, मतलब हमको वृत्त का त्रिज्या मिलेगा, तो हम वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और वर्ग के विकर्ण से हम वर्ग का क्षेत्रफल भी निकाल लेंगे। तो वृत्त का क्षेत्रफल मिल जाएगा, वर्ग का क्षेत्रफल मिल जाएगा, दोनों को आपस में हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमको इसका सत्रिहित क्षेत्रफल मिल जाएगा। समझ में आ गया। चलो अब अगर ए है तो वर्ग तो 90 डिग्री बनाता है हर एंगल, तो यानी ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ध्यान से देखो, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ये क्या है, कर्ण है, ये क्या है, लंब है, ये क्या है, आधार है। पाइथागोरस थ्योरम से इसको हम निकाल लेंगे, क्या होगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, रूट अंडर 2 ए स्क्वायर, मतलब ए रूट 2। ये क्या हो गया, वर्ग का विकर्ण हो गया। अब वर्ग का विकर्ण हमको मिल गया, मतलब वर्ग का डायगोनल हमको मिल गया, कितना मिला, a रूट 2। तो हम इससे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, 1/2 गुना विकर्णों का स्क्वायर, विकर्णों का स्क्वायर। अच्छा, वर्ग का जो विकर्ण होता है वो एक दूसरे के बराबर होता है, ये मैंने अभी अभी बताया था थोड़ी देर पहले। तो अगर ये a रूट 2 है तो ये भी a रूट 2 ही होगा। ठीक है, तो यहां से कितना आ गया, देखो रूट 2 इंटू रूट 2, 2 हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा बाई 2, यानी a स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, ऐसे तो भुजा दिया हुआ था, तो भुजा गुना भुजा भी हम इसका एरिया निकाल सकते थे, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है, भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा करके भी हम इसका एरिया निकाल सकते थे, लेकिन 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 विकर्ण तो निकालना जरूरी है ना, क्योंकि बिना विकर्ण का हम वृत्त का त्रिज्या नहीं मिलेगा, और वृत्त का त्रिज्या नहीं मिलेगा तो वृत्त का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल तो हमने निकाल लिया, अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। ठीक है, किसका निकालेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो इसका वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। अब व्यास क्या आया है, व्यास विकर्ण है, मतलब a रूट 2 है, तो त्रिज्या कितना होगा, उसका आधा, a रूट 2 बाई 2, ये होगा वृत्त का त्रिज्या। ठीक है, रेडियस, ये वृत्त का त्रिज्या होगा, रेडियस होगा, व्यास का आधा, विकर्ण का आधा। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वेरी गुड। अब देखो पाई आर स्क्वायर,
मतलब a√2/2 का स्क्वायर कितना आएगा, पाई a² 2/2 का स्क्वायर 4/2, मतलब पाई a²/2। ये वृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब देखो वृत्त का क्षेत्रफल मिल गया, वर्ग का क्षेत्रफल मिल गया, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दो, दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करना है, घटाना है, ठीक है, तभी हमको मिलेगा सत्रिहित क्षेत्रफल। ठीक है, चलो माइनस कर देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल पाई a²/2 माइनस वर्ग का क्षेत्रफल a²। एलसीएम करो, 2πa² -2a²। ठीक है, अब देखो दोनों में कॉमन क्या होगा, a²/2 कॉमन हो जाएगा, इधर क्या बचेगा, पाई -2। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, a²/2 इंटू π/2 वर्ग इकाई। यही होगा इनके बीच के सत्रिहित जगह का क्षेत्रफल। ठीक है, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल कंसेप्ट के साथ हम चल रहे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं और रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रिपीट करती है, इसीलिए इनको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से करना है, आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे जाएगी। और एग्जाम जब भी रेलवे का नोटिफिकेशन होगा, जब भी एग्जाम होगा, उस समय पे आप 100% तैयार हो गए एग्जाम देने के लिए और एग्जाम क्रैक करने के लिए। ठीक है, चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक कमरा 15 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा है, दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। 3.50 मतलब 3.5 प्रति वर्ग फीट की दर से मैट की लागत कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। ये आरआरबी जेई में ये सवाल आया था 2019 में। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन को समझो। ठीक है, मेरे पास एक कमरा है, एक रूम है, जिसकी लंबाई कितना है, 15 फीट है और 12 फीट चौड़ाई है। दीवारों से 1.5 फीट की जगह छोड़कर कमरे के फर्श पर एक मैट बिछाया जाना है। मतलब दीवारों से 1.5 फीट का जगह चारों ओर छोड़ देना है। ठीक है, मतलब कि हम इस दीवार से भी 1.5 फीट छोड़ देंगे, उस दीवार से भी 1.5 फीट छोड़ देंगे, इधर से भी 1.5 फीट छोड़ देंगे और इधर से भी 1.5 फीट छोड़ देंगे। यहां पे हम मैट बिछाएंगे। ठीक है, यहां पे हम मैट बिछाएंगे। अब इस जगह पे मैट बिछाने का खर्चा कितना आएगा, ये हमसे पूछा है। लागत हमको दे दिया है 3.5 प्रति वर्ग फीट की दर से। तो हम जानते हैं इस तरह का क्वेश्चन में टोटल कॉस्ट यानी टोटल जो खर्चा है वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस जगह पे हमको क्षेत्रफल निकालना है, जिस जगह पे हमको क्षेत्रफल निकालना है, मतलब कि इस जगह का हमको क्षेत्रफल निकालना होगा क्योंकि मैट जो है वो इस जगह पे लगेगा। ठीक है, तो इस जगह का क्षेत्रफल निकाल के और हम लागत से उसको गुना कर देंगे तो हमको टोटल कॉस्ट मिल जाएगा। लेकिन इस जगह का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको इसका लंबाई और इसका चौड़ाई चाहिए, क्योंकि आयत रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से देखो, यहां से 1.5 फीट घट गया और यहां से 1.5 फीट घट गया, मतलब 3 फीट टोटल घटेगा। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा, 12 है, 12 माइनस 3 9 हो जाएगा। और उसी तरह से देखो लंबाई 15 है, तो यहां से 1.5 फीट घटेगा और यहां से भी 1.5 फीट घटेगा, यानी 15 माइनस 3 12 लंबाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अंदर में जो मैट बिछाना है इस जगह का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 12 गुना 9 हो जाएगा।
क्योंकि आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ठीक है। 12 गुना 9 हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्षेत्रफल से हम लागत मतलब 3.5 जो है लागत को मल्टीप्लाई कर देंगे, लागत को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, लागत को मल्टीप्लाई करने पर हमको इसका टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, ठीक है। टोटल कॉस्ट मिल जाएगा, कितना आएगा, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पे 108 आएगा, इधर 3.50, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई करो, आंसर बताओ कितना आ रहा है, 378 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल क्लियर है।